नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति में आए एक एक बहुत बड़े भूचाल की। सोचिए 19 नवंबर 2025 की सुबह है। पटना, आरजेडी का दफ्तर और बाहर हजारों कार्यकर्ता जमा है। पर वो किसी और पार्टी के खिलाफ नहीं, अपनी ही पार्टी, अपने ही नेतृत्व के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। ये सिर्फ एक हंगामा नहीं था, ये उस आग का धुआं था जो महीनों से पार्टी के अंदर सुलग रही थी। हमारे पास इस पूरी घटना पर एक बहुत ही दिलचस्प ग्राउंड रिपोर्ट है और आज हम इसी की परतें उधेड़ने की कोशिश करेंगे कि आखिर आरजेडी के कार्यकर्ता इतने गुस्से में क्यों थे। उनका ये बिहारी बनाम बहारी का नारा ये किस तरफ इशारा कर रहा था। तो चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं, समझते हैं कि ये पूरा हंगामा क्यों हुआ, कार्यकर्ता जिन्हें दो जयचंद कह रहे हैं वो कौन है, और सबसे बड़ा सवाल तेजस्वी यादव के सामने अब क्या चुनौतियां हैं। इस पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। तो उस सुबह पर वापस चलते हैं। 19 नवंबर, पटना, आरजेडी मुख्यालय के बाहर का मंजर कैसा था। जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो यही है कि ये गुस्सा अपनी ही पार्टी के खिलाफ था। हमारी रिपोर्ट बताती है कि माहौल में जबरदस्त तनाव था, हजारों लोग थे और सबके तेवर एकदम उग्र, और जो नारे लग रहे थे वो बहुत कुछ कह रहे थे। एक नारा था बिहार को बिहारी चलाएगा, दूसरा हरियाणा वालों का कब्जा बर्दाश्त नहीं, और तीसरा जो शायद सबसे ज्यादा चुभने वाला था, दोनों जयचंदों को बाहर करो। बिल्कुल। और इन नारों में आप देखें तो एक पैटर्न है। ये सिर्फ भीड़ का शोर नहीं है, ये एक सोची समझी नाराजगी लग रही है। बिहार को बिहारी चलाएगा, ये नारा सिर्फ एक राजनीतिक लाइन नहीं है, ये बिहार की अस्मिता, उसकी पहचान से जुड़ा सवाल है। जब एक पार्टी के कार्यकर्ता को अपनी ही पार्टी में ये नारा लगाना पड़े तो समझिए कि उससे लगने लगा है कि पार्टी की कमान वो अब उसके हाथ से, मतलब बिहार के लोगों के हाथ से निकल रही है, किसी भारी ताकत के पास जा रही है यहाँ। हाँ बिल्कुल, ये अपनी पहचान बचाने की लड़ाई जैसा महसूस हो रहा था उन्हें। तो ये बाहरी ताकत है कौन, गुस्सा किस पर है, कार्यकर्ताओं के सीधे आरोप क्या हैं? सारा गुस्सा और आरोप वो बाहरी दखल को लेकर है। कार्यकर्ताओं का मानना है कि हरियाणा से आए दो बहुत ही प्रभावशाली नेता हैं जिनका दखल पार्टी में जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है। वो इतने ताकतवर हो गए हैं कि पार्टी के बड़े बड़े फैसले वही ले रहे हैं, और इन्हीं दो नेताओं को कार्यकर्ता इशारों में दो जयचंद कह रहे हैं। जयचंद जी, और जयचंद शब्द का इस्तेमाल ही अपने आप में बहुत गंभीर है। ये तो सीधा सीधा गद्दारी का आरोप है। एक मिनट, हरियाणा ही क्यों? क्या आरजेडी के पास बिहार में सलाहकारों की कमी है? ये कनेक्शन कैसे बना? ये बात थोड़ी अजीब लगती है कि बिहार की इतनी बड़ी पार्टी को चलाने के लिए हरियाणा से लोग आ रहे हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है जो कार्यकर्ता उठा रहे हैं। उनके आरोपों को अगर देखें तो वो सिर्फ दखलंदाजी तक सीमित नहीं है। उनका कहना है कि ये दोनों नेता पार्टी की नीतियां तय कर रहे हैं, टिकट किसको मिलेगा ये तय कर रहे हैं। अच्छा, संगठन में किसको कौन सा पद मिलेगा ये भी वही देख रहे हैं। दूसरा, कार्यकर्ताओं को डर है कि इससे आरजेडी की जो मूल पहचान है, जो लालू प्रसाद यादव ने बिहार की जमीन से बनाई थी, वो पहचान खत्म हो रही है। हाँ, वो खत्म हो रही है। और तीसरा, जो सबसे खतरनाक आरोप है, वो ये है कि ये सब तेजस्वी यादव के खिलाफ एक साजिश है और उन्हें जानबूझकर गुमराह किया जा रहा है। हमारी रिपोर्ट में कार्यकर्ता ने कहा, हम बिहार की पार्टी को हरियाणा वालों के रिमोट कंट्रोल से नहीं चलने देंगे। एक और ने कहा, हमारे नेता को कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है। ये शब्द रिमोट कंट्रोल, हाईजैक, ये बताते हैं कि गुस्सा कितना गहरा है। उन्हें लग रहा है कि ड्राइवर कोई और है, तेजस्वी यादव तो बस स्टीयरिंग व्हील पर बैठे दिख रहे हैं। और ये गुस्सा एक दिन में नहीं पनपा, ये महीनों से खौल रहा लावा था जो 19 नवंबर को फट पड़ा। अगर आप इसकी टाइमलाइन देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। मतलब ये अचानक नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं, इसके सिग्नल बहुत पहले से मिल रहे थे। अच्छा, तो ये चिंगारी कब से सुलग रही थी? देखिए, सबसे पहला बड़ा धुआं तो अगस्त 2025 में ही उठ गया था, जब टिकट वितरण को लेकर बाहरी दखल की बातें पहली बार सामने आई। तब इसे पार्टी के अंदर ही दबा दिया गया। फिर सितंबर में आरजेडी के ही कुछ युवा नेताओं ने खुलकर मांग की कि संगठन से बाहरियों को हटाया जाए। अक्टूबर आते आते ये शिकायतें आम हो गईं कि तेजस्वी यादव को उनके सलाहकार मिसगाइड कर रहे हैं, उन्हें जमीनी हकीकत से दूर रखा जा रहा है। और जब महीनों तक इन शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं हुई, तब 19 नवंबर को कार्यकर्ताओं का सब्र टूट गया और वो सड़कों पर उतर आए।
तो इसका मतलब लीडरशिप को अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने तक लगातार सिग्नल मिलते रहे और उन्होंने कुछ नहीं किया। ये तो एक बहुत बड़ी राजनीतिक चूक लगती है। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इन आवाजों को जानबूझकर अनसुना किया हो। और यही अनसुना करना आज तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। इस पूरे मामले के केंद्र में वही हैं। एक तरफ वो युवा हैं जिनके पीछे बिहार का एक बड़ा नौजवान वर्ग खड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के चुने हुए सलाहकार आज उनकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गए हैं। क्या ये उनके लिए अपनी लीडरशिप साबित करने का एक मौका भी नहीं है? ये दिखाने का कि वो दबाव में सही फैसले ले सकते हैं और ये कि वो कार्यकर्ताओं की सुनते हैं। आपने बहुत सही बात कही। ये एक परीक्षा भी है और एक मौका भी। उनके सामने मोटे तौर पर 2 रास्ते दिखते हैं। पहला, वो कार्यकर्ताओं की सुने, इस बाहरी लॉबी को किनारे करें और अपने कैडर का भरोसा वापस जीतें। इससे शायद वो थोड़े समय के लिए कमजोर दिखें, लेकिन लंबे समय में उनका नेतृत्व मजबूत होगा। और दूसरा रास्ता? दूसरा रास्ता है कि वो इन सलाहकारों को बचाए रखें और कार्यकर्ताओं के गुस्से को नजरअंदाज कर दें। लेकिन चुप रहने का भी तो एक मतलब निकाला जा सकता है। हाँ, और चुप रहने की भी एक राजनीतिक वजह हो सकती है। शायद वो इन सलाहकारों को सीधे हटाकर ये संदेश नहीं देना चाहते कि पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता दबाव बनाकर नेतृत्व से अपनी बात मनवा सकता है। एक स्ट्रॉन्ग लीडर वाली छवि बनाए रखने की कोशिश। बिल्कुल। भले ही वो उल्टी पड़ जाए, लेकिन इसमें खतरा यह है कि अगर वो चुप रहे तो कार्यकर्ता इसे उनकी कमजोरी मानेंगे। और ये बगावत और बढ़ सकती है। वो एक बहुत ही पतली रस्सी पर चल रहे हैं। और कार्यकर्ता तो अब इंतजार करने के मूड में बिल्कुल नहीं लगते। रिपोर्ट में एक कार्यकर्ता की सीधी चेतावनी है, तेजस्वी जी को समझना होगा, अगर वो बिहारियों की नहीं सुनेंगे तो आरजेडी को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। ये धमकी नहीं, एक तरह का अल्टीमेटम लग रहा है। बिल्कुल। चलिए अब उस रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं जिसके इर्द गिर्द ये सारी कहानी घूम रही है। ये 2 जयचंद आखिर है कौन? हमारी रिपोर्ट क्या बताती है इनके बारे में? देखिए, आधिकारिक तौर पर किसी ने भी कैमरे पर उनका नाम नहीं लिया है। और यही बात इस मामले को और ज्यादा रहस्यमयी और गंभीर बनाती है। हाँ, सब इशारों में बात कर रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट और पार्टी के अंदरूनी सूत्रों से जो संकेत मिल रहे हैं वो कुछ इस तरह हैं। दोनों का सीधा संबंध हरियाणा से है और पिछले कुछ ही महीनों में आरजेडी संगठन के अंदर उनका कद और प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ा है। लेकिन ऐसा क्या खास है इनमें? ये क्या करते हैं तेजस्वी के लिए जो वो पार्टी के इतने बड़े वर्ग को नाराज करने का जोखिम ले रहे? क्या ये चुनाव के बहुत बड़े रणनीतिकार हैं या फिर इनके पास पैसों का कोई खजाना है? कुछ तो वजह होगी। यही सवाल तो कार्यकर्ता भी पूछ रहे हैं। उन पर आरोप है कि वो न सिर्फ टिकट बांटने और नियुक्तियों में दखल दे रहे हैं, बल्कि बिहार के जो पुराने और जमीनी नेता हैं उन्हें लगातार साइडलाइन कर रहे हैं। अच्छा। कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है कि उनका बर्ताव बहुत अहंकारी है और उन्हें बिहार की जमीनी राजनीति की कोई समझ नहीं है। वो दिल्ली या चंडीगढ़ में बैठकर बिहार की रणनीति बना रहे हैं। मतलब बैकडोर ऑपरेटर या पॉलिटिकल मैनेजर टाइप के लोग। सही पकड़ा आपने। जो शायद कॉर्पोरेट अंदाज में पार्टी चलाना चाहते हैं, लेकिन आरजेडी जैसी कैडर आधारित पार्टी इस तरह नहीं चलती। वो शायद तेजस्वी के लिए कुछ चीजें आसान करते होंगे, लेकिन जमीनी कार्यकर्ताओं को नाराज करके वो पार्टी की नींव कमजोर कर रहे हैं। और ये सारा विवाद 2025 के चुनाव के ठीक बाद ही क्यों इतना भड़का? क्या इसका नतीजों से कोई सीधा लेना देना है? बिल्कुल। टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। 2025 के चुनाव के बाद पार्टी में माहौल पहले से ही बहुत संवेदनशील था। इस बवाल के पीछे कई वजह एक साथ आकर जुड़ गई। इससे एक परफेक्ट स्टॉर्म कह सकते हैं। परफेक्ट स्टॉर्म कैसे? पहली वजह, चुनाव में आरजेडी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, जिससे कार्यकर्ताओं में निराशा थी। दूसरी वजह, कई सीटों पर टिकट वितरण को लेकर जो विवाद चुनाव के दौरान दबी जबान में चल रहा था, वो हार के बाद खुलकर सामने आ गया। और तीसरी वजह, कार्यकर्ताओं को लंबे समय से ये शिकायत थी कि संगठन में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में जब बाहरी कब्जे की कहानी सामने आई तो उसने आग में घी का काम किया। मतलब कार्यकर्ताओं को अपनी सारी समस्याओं की जड़ वो 2 बाहरी लोग दिखने लगे। बिल्कुल। तो अब आगे क्या? इसका आरजेडी के भविष्य पर क्या असर पड़ सकता है? क्या ये सिर्फ एक छोटा मोटा तूफान है जो गुजर जाएगा, या फिर ये पार्टी के लिए एक बड़ा खतरा है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसे हल्के में लेना बहुत बड़ी भूल होगी। ये स्थिति बेहद गंभीर है। अगर इसे सही तरीके से नहीं संभाला गया तो इसके नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। जैसे कि? सबसे बड़ा खतरा तो यही है कि आरजेडी, जो पहले भी टूट का सामना कर चुकी है, फिर से 2 हिस्सों में बढ़ सकती है। मतलब आप कह रहे हैं कि ये पार्टी के अस्तित्व पर बनाई है, सिर्फ एक अंदरूनी कलह नहीं है? हाँ,
ये अस्तित्व का संकट बन सकता है। दूसरा बड़ा खतरा ये है कि पार्टी का युवा कैडर, जो तेजस्वी की असली ताकत माना जाता है, वो निराश होकर या तो घर बैठ जाएगा या दूसरी पार्टियों का रुख कर लेगा। तीसरा, तेजस्वी यादव की नेतृत्व क्षमता पर एक ऐसा सवालिया निशान लग जाएगा जिसे मिटाना बहुत मुश्किल होगा। उनकी छवि एक ऐसे नेता की बन जाएगी जो अपने ही लोगों से कटा हुआ है और कुछ सलाहकारों के चंगुल में है। और जाहिर है विपक्षी दल तो इस मौके का पूरा फायदा उठाएंगे। वो तो तैयार बैठे हैं, वो इस फूट को और हवा देंगे। तो कुल मिलाकर अगर आरजेडी अपनी जड़ों से, अपने जमीनी कार्यकर्ताओं से दोबारा नहीं जुड़ती तो ये संकट उसे ले डूबेगा। बिल्कुल, निष्कर्ष यही है। तो इसे क्या माने? ये सिर्फ एक प्रदर्शन था या ये एक खुली बगावत की शुरुआत है? जो संकेत मिल रहे हैं वो इसे एक आंतरिक विद्रोह की शुरुआत की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। पहला संकेत तो यही है कि कार्यकर्ताओं ने साफ साफ बड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी है। अच्छा। दूसरा संकेत हमें सोशल मीडिया पर दिख रहा है। आरजेडी बचाओ, तेजस्वी जगाओ जैसे हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं। ये दिखाता है कि गुस्सा सिर्फ पटना के कुछ 100 कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं है, ये पूरे बिहार में और डिजिटल दुनिया में भी फैल रहा है। तो आगे क्या क्या हो सकता है? अगर हम संभावनाओं पर बात करें तो क्या तस्वीर बनती है? मुझे लगता है कि यहाँ से 4 रास्ते निकलते हैं। पहली और सबसे अच्छी संभावना आरजेडी के लिए ये है कि तेजस्वी यादव एक मजबूत नेता की तरह एक्शन लें। वो इस बाहरी लॉबी को हटाएं और कार्यकर्ताओं को ये संदेश दें कि पार्टी में सबसे ऊपर उनकी आवाज है। इससे उनका नेतृत्व और भी मजबूत होकर उभरेगा। और दूसरा रास्ता? दूसरी संभावना है कि वो चुप रह जाएं, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया। अगर ऐसा होता है तो असंतोष बढ़ेगा और पार्टी के टूटने का खतरा हकीकत बन सकता है। तीसरी एक बीच की संभावना ये भी है कि जिन नेताओं पर आरोप लग रहे हैं वो खुद ही समझदारी दिखाते हुए पीछे हट जाएं। इससे शायद मामला कुछ समय के लिए शांत हो जाए। शायद। और चौथी और सबसे खतरनाक स्थिति ये है कि ये विरोध और तेज हो जाए और पटना से निकलकर दूसरे शहरों में फैल जाए, जैसे समस्तीपुर, दरभंगा, भागलपुर। एग्जैक्टली। और एक प्रदर्शन से एक स्टेट वाइड रिबेलियन बन जाए। एग्जैक्टली। और राजनीति में हवा बहुत तेजी से बनती और बिगड़ती है। अगर ये आग फैल गई तो इसे बुझाना तेजस्वी यादव के लिए लगभग नामुमकिन हो जाएगा। दाव बहुत ऊंचा लगा है और उनके हर कदम पर पार्टी का भविष्य टिका है। तो कुल मिलाकर 19 नवंबर की यह घटना आरजेडी के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी की घंटी है। ये सिर्फ कुछ नाराज कार्यकर्ताओं का शोर नहीं था। ऐसा लगा जैसे ये पार्टी की आत्मा से निकली एक आवाज हो। संदेश बहुत साफ है और शायद बहुत सीधा भी। आरजेडी को बिहार के लोग चलाएंगे, कोई बाहरी नहीं। अब गेंद पूरी तरह से तेजस्वी यादव के पाले में है। देखना ये होगा कि वो संगठन को चुनते हैं या उन सलाहकारों को जिनके कारण ये पूरा संकट खड़ा हुआ है। और यहाँ एक आखिरी बात जोड़ना चाहूंगा, ये मामला सिर्फ आरजेडी का नहीं है। यह आज हिंदुस्तान की कई क्षेत्रीय पार्टियों के सामने खड़ा एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि क्या कोई भी क्षेत्रीय दल अपनी स्थानीय पहचान, अपनी मिट्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं की आवाज को नजरअंदाज करके राष्ट्रीय राजनीति में टिका रह सकता है। ये लड़ाई सिर्फ बिहारी बनाम बहारी की नहीं है, ये कैडर बनाम कंसल्टेंट की भी लड़ाई है। और ये चुनौती आने वाले समय में हमें कई और पार्टियों में देखने को मिल सकती है।